हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं। क्या लाए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और ये आपके लिए निःशुल्क लाया गया है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस क्या फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो आपको पता ही है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए जो है ये जानकारी है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली से और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए और आप टाइम से क्लास में आ पाएँ। सही है। यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देखते हैं। तो आपको पता है टाइम टेबल में हिंदी सब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा ईडीओ 2 पेपर सेकंड चल रहा है। इसमें लास्ट चैप्टर बचा है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें भी जल्द से जल्द हम क्या है प्रीवियस ईयर पेपर कराना स्टार्ट करेंगे। अब तो अगली टीचर जो आपको पढ़ा रही हैं वो पढ़ा रही हैं अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। अंजलि मैम आपको कंप्यूटर और संस्कृत पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो उनका भी लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कराने वाली हैं। और आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और रंजीत सर ने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हुए हैं। तो उनके साथ भी जुड़ना ना भूलिए। तो हम सभी टीचर जो हैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही मेहनत कीजिए और अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर लेके आइए और अपने टीचर बनने का सपना पूरा करिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हम कर रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट आज हमारा है हिंदी है। और हिंदी में ये प्रश्न पत्र आपका षष्टम है। कौन सा है? षष्टम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर का 2016 का सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड का मतलब है कि ये पेपर लीक हो गया होगा, तो इसलिए आपका दोबारा से पेपर हुआ होगा, इसलिए जी 2016 पेपर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रीवियस ईयर पेपर आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगी कि किस तरीके से पेपर आया हुआ आपका। तो ये प्रथम सेमेस्टर 2016 का है, षष्टम प्रश्न पत्र और हिंदी शिक्षण। समय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 1 घंटे का समय है और पूर्णांक कितने हैं? अंक आपके लिए 25 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 जो होते हैं ये बहुविकल्पीय आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इधर पूरा आ नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा जूम करके मैंने लगाया क्योंकि आपको साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे आपको, इसलिए मैंने इसे जूम करके लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन इधर दिया है। फिर यहाँ पर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आपको सेम टू सेम ऐसी पेपर दिखाई देगा। ठीक है, इसी पार्ट में दिखाई देगा और ऐसा ही पेपर होगा। सही है, तो इसमें आपके लिए कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है कि पेपर कहीं अलग से कुछ और तो नहीं आ जाएगा। इतने ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशन हम कर सकते थे वहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें से पेपर आपको आता है एक आध क्वेश्चन तो आप वहाँ पर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है, उनमें से काफ़ी बार जो है रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है? इसमें पहला प्रश्न दिया है जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर जल शब्द में कौन सा स्वर जो है ये आपको बताना है। तो जल शब्द में यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आ। तो क्या है? आ है जल। ठीक है, तो ये इसका राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, सेकंड इसमें है छा संयुक्त वर्ण सहयोग से बना है। तो छा क्या है? एक संयुक्त वर्ण है और किसके सहयोग से बना है यहाँ पर ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये मैंने संयुक्त वर्ण जो है हमने आगे वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर करे थे 15 का और 16 का फर्स्ट, उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त वर्ण इसका होगा का प्लस शा के। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इसका राइट आंसर होगा। सही, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पे बताना है। विलोम शब्द भी आपको आते हैं, ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, तो विलोम पर्वत का क्या होता है? समानार्थी घन होगा, आघान, आगार होगा, ये आपका कूट होगा या पादप होगा। क्या होगा? अगर आपको आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम मुझे आता है, इसका ये होगा राइट। तो आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप देख रहे हैं और आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। सही है, तो इसका राइट आंसर होगा कूट। क्या होगा? कूट होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विरोध शब्द का विलोम है। तो विरोध शब्द का विलोम क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो विरोध का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो विरोध शब्द का विलोम होता है समर्थन। क्या होता है? समर्थन। ठीक है, विरोध विरोध करना और समर्थन करना। ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर है कमल पकड़ने के सही विधि है। तो कमल पकड़ने की सही विधि क्या है? पहला इसमें दिया पहली और दूसरी उंगली के बीच में उंगली पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कमल रखकर अंगूठे से पकड़ना। तो कौन सा इसमें सही तरीका होगा कमल पकड़ने का? तो आप बताइए आप किस तरीके से कमल पकड़ते हैं अपनी। ठीक है, कि लिखते हैं तो किस तरीके से आप लिखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सा वाला, पहली और दूसरी उंगली के बीच कमल, पहली उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। किससे? अंगूठे से पकड़ना। ठीक है, कलम को, ये इसका सही तरीका होता है। अब यहाँ पर हमारे जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। क्या कंप्लीट कर लिए हमने? बहुविकल्पीय हमने प्रश्न कंप्लीट किए यहाँ पर 5 अपने। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आते थे। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पास। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर आया है। लिपि किसे कहते हैं? क्या है? लिपि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको बतानी थी। तो लिपि देखेंगे किसे कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। जो हम भाषा को लिखते हैं वो विधि क्या होती है? लिपि होती है। अर्थात मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, ठीक है, उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे आ हो गया, जो वर्णमाला में आ, का और खा, ये क्या हो गए? ये इन चिन्हों के द्वारा ही तो हम जो ध्वनि है, ध्वनि उच्चारण है, उनको लिखते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यही क्या होती है? लिपि होती है। 7th क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात आप कह सकते हैं जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर भी आप कहते हैं। ठीक है, तो कहलाते हैं। जैसे आ ई ऊ रेशे ऋषि, आ ई ऊ रेशे ऋषि। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए मुझे कि स्वर प्रकार के कितने होते हैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल इतना मैंने आपको तैयार कर दिया। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी कि आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सही है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है ऊष्म व्यंजन की संख्या लिखिए। यहाँ पर वैसे तो ऊष्म व्यंजन की केवल संख्या लिखनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी डाल दी। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख के और उसके जो भी ऊष्म व्यंजन के प्रकार है वो लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल आप उसके जो 4 प्रकार होते हैं वो लिख कर छोड़ सकते हैं, तो भी आपको इसमें नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है,
तो ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी क्योंकि इन्हें बोलने में बहुत सारा संघर्ष लगता है, ठीक है। जैसे शाशा शाहा, शाशा शाहा, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं ये। नवा दिया है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग क्या देते हुए? यहाँ पे ठहराव आएगा। विराम का प्रयोग ठहराव, ठीक है, ठहराव या रुकना, ठीक है, ठहराव या रुकना देते हुए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रुको को मत जाने दो, तो यहाँ पर ये मिलना लगा है, ये क्या है? आपका अल्प विराम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगता है, ये अल्प विराम कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस को केवल एक लाइन में ही करना, जितना आपसे पूछा जाए केवल उतना बताना, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बताने से आपको नंबर उतने ही मिलने हैं। तो आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषता बताइए। तो लेखन शिक्षण की विशेषता बतानी है, तो पहली विशेषता इसमें है अक्षर शब्द वाक्य को स्पष्ट रूप प्रदान करना। क्या है? अक्षर शब्द और वाक्य को स्पष्ट रूप प्रदान करना। अगली विशेषता इसमें है व्याकरण व वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। व्याकरण व वर्तनी की दृष्टि से क्या हो? शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है, लेखन शिक्षण में। तो ये इसकी विशेषता थी। केवल 2 ही लिखनी है तो 2 ही लिखना आप, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप भी ऐसे ही 2 ही लिख के आएँ, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिख के आएँ कि एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ मैं तो टीचर मुझे नंबर ज़्यादा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो जब हम लिखना सीखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको तो आप अपने आप से अपने माइंड से भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम लिख सकते थे कि बैठने का ढंग बच्चों को लिखना सिखाने से पूर्व सीधे बैठने का प्रयास कराना चाहिए, ठीक है, कि बच्चों का बैठने का ढंग क्या हो, हमें उन्हें लिखना सिखाने से पहले ही बता देना चाहिए कि किस तरीके से आप लिखेंगे तो किस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें है दूरी सीधे बैठकर पटिया स्लेट अथवा कॉपी की आंखों से, तो जो कॉपी की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए बच्चे को, सही। और इन्हीं बातों का क्या है, लिखना सिखाते समय हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, सही। तो आगे चलते हैं। यहाँ 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। कौन से किए हैं? तो अति लघु यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न का 16 में आया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सास्वर वाचन की विशेषता बताइए। क्या पूछा गया है? सास्वर वाचन की विशेषता बताइए। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, ये आपको हर प्रीवियस ईयर में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सास्वर वाचन की विशेषता क्या है? पहली इसमें है कि ध्वनियों का ज्ञान, बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए तथा समान ध्वनियों में भेद करने में समर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे के अंदर क्या है? सभी ध्वनियों का क्या हो? ज्ञान हो और उसके अंदर ध्वनि को पहचानने की भी समझ विकसित हो, ठीक है। सेकंड इसमें है उच्चारण की शुद्धता। क्या है? उच्चारण की शुद्धता। उत्तम
सास्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है, अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए और उच्चारण अशुद्धता कई कारणों से आ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, अगर आपके क्षेत्र में ही अशुद्ध भाषा बोली जाती है तो वह भाषा क्या है आप भी सीख जाएंगे, तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी अशुद्धियाँ आ सकती हैं हमारे उच्चारण में, और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, और अज्ञानता वंश गलत अभ्यास, मतलब आपको पता ही नहीं है, आप शुरू से ही गलत अभ्यास करते चले आ रहे हैं और आपको पता है नहीं इसको यही बोला जाता है, सही है। और अगला कारण होता है अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण। अगर अध्यापक ही अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चा भी क्या है उसको उसी तरीके से उच्चारण करेगा, ठीक है। तो ये कारण भी हो सकता है उच्चारण की अशुद्धता का। और उच्चारण स्थल में दोष, यह हो सकता है उच्चारण स्थलों में दोष। स्थलों का मतलब है कि जहाँ पर सिखाया जा रहा है आपको उच्चारण से, मतलब कि उसमें दोष हो सकता है, चाहे वो आप घर में सीख रहे हों या विद्यालय में सीख रहे हों, ठीक है। तो आगे चलेंगे और देखेंगे इसके बाद यहाँ देखेंगे विराम चिन्ह। तो अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ाना चाहिए। रोको मत जाने दो, वाक्य में यदि रोको के पश्चात विराम मतलब लगाना पड़े तो एक अर्थ होगा, और मत के बाद यहाँ पे मत आएगा, क्या आएगा मत। मत के बाद विराम करके पढ़ाएं तो उसका अर्थ होगा, ठीक है, अलग अलग दोनों का अर्थ बनेगा। अर्थात विराम चिन्ह अर्थ बदल देते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। तो अर्थ का अनर्थ ना करें, विराम चिन्ह का अच्छी तरह से पहले उसको सीखें कैसे लगाते हैं, उसके बाद क्या है दूसरे को भी सिखा सकते हैं आप। आगे देखेंगे स्पष्टता। तो वाचन स्पष्ट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए स्वर का क्या है निरंतर, स्वर पर नियंत्रण अवश्य है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि समस्त ओता सुन ले, मतलब सभी लोग सुन लें। शब्द के समूहों को एक श्वास में पढ़ते समय उनमें अर्थ की संगति का ध्यान रखा जाए। प्रत्येक वर्ड का उच्चारण पृथक रूप में ही किया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पष्टता। आगे चलते हैं सुंदर वाचन। क्या है सुंदर वाचन, तो एक वाचन को जो पढ़ते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण करता चलता है। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होती चली जाएगी। अगर जो है आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद देखेंगे, ये हमने श्वास और वाचन देखा। इसके बाद और हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका लघु में है तो आपको इसमें कम से कम 2-2.5 पेज या इससे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके कहीं 2 नंबर मिलेंगे। तो इसमें अगला दिया है स्वर में रसात्मकता। क्या है रसात्मकता, तो अच्छा वाचन कर्कश ढंग से नहीं पढ़ता है, ना ही उसके वरना आसान ढंग से मधुरता के साथ शब्द का उच्चारण करता है। करुण रस की प्रधानता होने पर ओज नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। क्या है करुण रस की प्रधानता होने पर ओज नहीं दिखाना चाहिए। अगला दिया है कि वाचन की मुद्रा। तो वाचन की मुद्रा से मतलब क्या है, वाचन करते समय अच्छा वाचन आवश्यक ढंग से हाथ नहीं पटकता। क्या है, अगर कुछ आप बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोग को हाथ हिला हिला के बातें करने की आदत होती है, या मेज पटकते हैं या उंगली चलाते हैं, कुछ लोग पैर को हिलाने की आदत होती है, आपके अंदर तो नहीं है, तो बैड हैबिट्स होती हैं ये, ठीक है। पैर के तलवे नहीं बजाता, ठीक है, और पुस्तक को विकृत ढंग से नहीं पकड़ता, ना झुककर पढ़ता है और ना ही अकड़कर पढ़ता है, ठीक है। तो वाचन की मुद्रा ये होती है कि हमें किस तरीके से वाचन करते समय खड़े होना है, बुक कैसे पकड़नी है, या जो है कुछ लोग पढ़ाते समय क्या है या तो हाथ हिलाते रहेंगे, या उनके हाथ में पेन है तो पेन को हिलाते रहेंगे। जब आप पढ़ा रहे हैं तो पेन को साइड में रखिए और केवल आपके हाथ में पुस्तक होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप पढ़ा रहे हैं। अब अगला पॉइंट दिया है रुचि। तो अच्छा बच्चे
पढ़ने में रुचि रखता है उसे वाचन में आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसकी रुचि है, तो पढ़ते समय उसे आनंद भी आएगा। उसकी रुचि देखकर ओते भी आनंद लेंगे। उसकी रुचि को देख के और लोग जो होंगे वो भी क्या लेंगे? आनंद लेंगे। वाचन में उसे ना ही ऊब आती है और ना ही उसे इस व्यर्थ का काम समझकर करता है। क्या है? ना ही उसको उबाई आती है। ऐसे कुछ लोग क्या है, नींद पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नींद आती रहती है, ठीक है। और ना ही उसको क्या है, व्यर्थ का काम लगता है। ऐसा नहीं लगता अरे क्या व्यर्थ का काम पढ़ाऊँ मैं या पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छे जो रुचि वाला बच्चा होगा, अगर उसकी रुचि है पढ़ने में। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आया हुआ है कि बर्तनी से संबंधित अशुद्धियों को सुधारने के उपाय समझाइए। ये आपके इससे पहले वाला जो मैंने प्रीवियस पेपर कराया उसमें भी आया हुआ है। तो कौन से उपाय हो सकते हैं? पहला है छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना, फिर कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना, थर्ड इसमें दिया है कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। और फोर्थ दिया है सुलेख का अभ्यास करना, कि बच्चों को जहाँ से ज़्यादा अगर हम सुलेख का अभ्यास कराते हैं तो बच्चे को लिखने में क्या है, अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। सही है। फिफ्थ देखेंगे, अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवाकर अभ्यास करना। जो अशुद्ध बच्चों ने लिखा है उसके लिए क्या है, उसे कहें कि 5-10 बार इसको बार बार लिख के देखिए, या उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए आप, और उसको पढ़वाइए, ठीक है, या उससे लिखवाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो अशुद्धियाँ आ रही हैं उनका दूर निवारण होगा। सही है। आगे चलते हैं, ये उसका सुधार भी आएगा। इसके बाद और देखेंगे कि समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर समझना, मुद्रण की अशुद्धियों का सुधार। मुद्रण का मतलब यहाँ पर क्या है, वो पैसे वाली मुद्रण नहीं है, मुद्रा नहीं है, कि मतलब किस तरीके से उच्चारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 8 नंबर है, व्यवहारिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए और श्याम पट कर लिख कर सुधार करना चाहिए। और 10 नंबर है, श्रुत लेख लिखना। क्या है? श्रुत लेख लिखना, सुनकर लिखने वाला लेख क्या कहलाता है? श्रुत लेख, ठीक है, कि टीचर बोलता है और बच्चा लिखता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? प्रमुख विराम चिन्हों के नामोल्लेखन कीजिए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने करे हैं उनमें ये आया हुआ था, और देखिए आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो विराम चिन्ह पहले जानेंगे, विराम चिन्ह क्या है। जानेंगे विराम चिन्ह क्या है। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अर्थात पाठक में मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं उन्होंने कहा जो विराम चिन्ह है वो इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर, किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी क्या है, अंग्रेजी से लिए गए हैं। सही। तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कुछ हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। आपको जितने आते हैं आप उतने बता सकते हैं, 2-4 के बारे में, लेकिन यहाँ पर लिखना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है प्रमुख विराम चिन्हों का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखेंगे, पहला इसमें दिया है अल्पविराम। तो अल्पविराम क्या है? भाषा को पढ़ते या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्पविराम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सोहन अल्पविराम लगा है, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे सेकंड दिया है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम है वाक्य में जब अल्पविराम से अधिक ठहराव आता है,
जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ये 3 स्थितियों में लगाया जाता है। एक तो जहाँ प्रमुख वाक्य हों और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, ठीक है, तब लगाते हैं। जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह से असंबद्ध हो, एक तरफ तो संबंध हो और दूसरी तरफ उसका कोई संबंध ना हो, और जहाँ वाक्य तथा उनके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए, ठीक है, कथन का परिणाम क्या है, अंत में आए, तब हम अर्धविराम लगाते हैं। जैसे आओ बैठो खेलो और आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो, क्या है, बदमाशी मत करो, तो इसका चिन्ह क्या होगा, एक बिंदी लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, अर्धविराम होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं विराम चिन्ह हमारा कौन सा है, तो है उपविराम। क्या है, उपविराम। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कामता प्रसाद गुरुजी ने किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, आपका उपविराम आएगा, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरुजी ने किसको नहीं कहा है कि अंग्रेजी शब्द से नहीं आया है, बाकी सबको तो बोला अंग्रेजी शब्द से आए हैं सारे विराम चिन्ह, लेकिन एक को छोड़ के उन्होंने बताया, तो वो कौन सा है, पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम को इन्होंने कहा है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं आया है, ठीक है। तो जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता है तो वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे साकेत एक अध्ययन, क्या है, साकेत एक अध्ययन, जो 2 बिंदी लग रही हैं आपको ये इस तरीके से, यही हमारा क्या है, उपविराम होता है। तो काम यानी एक अनुशीलता, यानी एक अनुशीलता, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। अगला दिया है पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक विराम। तो पूर्ण विराम क्या है, यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है। पूर्ण विराम मतलब जब वाक्य पूर्ण हो गया उसके बाद इसको लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो लास्ट में ये क्या लगा है, ये लगा है आपका पूर्ण विराम। क्या लगा है, पूर्ण विराम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक भी पता है, जब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। जैसे तुम कब आओगे, तुम क्या खाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर जो 5 हमने देखे हैं, एक आध और देख देते हैं। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। अब अगला हमारा है विस्मयदी बोधक चिन्ह। क्या है, विस्मयदी बोधक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। हर्ष, शोक व प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, ठीक है, आदि भावों में अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, विस्मय बोधक अवयव के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विस्मयदी बोधक चिन्ह होते हैं, सही है। तो इसका एग्जाम्पल बताइए क्या क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल में। विस्मयदी बोधक के एग्जाम्पल में जैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाय, हाय, हाय के बाद क्या लगाएंगे, विस्मयदी बोधक लगाएंगे। हाय यह क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, विस्मयदी बोधक का यूज किया गया है। और अगला हम वैसे बना सकते हैं, अरे अरे तुम कब आए। तो ऐसे आप बोलते होंगे ना, आप जब में व्यस्त हैं कि कोई आपके यहाँ आया, आप उसको नहीं देख पाए, तो आप उससे यही कहते हैं, अरे तुम कब आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विस्मयदी बोधक का जो है इस तरीके से यूज किया जाता है। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर है, अनुस्वर तथा अनुनासिक ध्वनियों में अंतर है
तो सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में अंतर होता है, इसको अंतर को बताना था आपको। तो पहला दिया है अनुस्वर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है। अनुस्वर, अनुनासिक हो गया, ठीक है, ह्रस्व स्वर हो गए, ये सारी चीज़ें। तो अनुनासिक इसमें है, अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर, ठीक है। तो ये एक जो बिंदी लगी होती है ऊपर, ये जो बिंदी लगी होती है इसी को अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। अब अनुनासिक देखते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वर में क्या है, केवल वायु नाक से निकलती है, और अनुनासिक में क्या होता है, वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे क्या हो गया, चांद, बूंद, कुबर, आँख, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदी का जो यूज होता है ये क्या होता है, अनुनासिक होता है, ठीक है। जहाँ पर चांद लगा होगा वो क्या होगा, अनुनासिक होगा। जहाँ पर केवल एक बिंदी लगी होगी वो होगा अनुस्वर होगा, ठीक है। तो ये अंतर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन से आप क्या समझते हैं? यह अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है? तो पहले आपको स्पर्श व्यंजन बनाना है, पहले आपको स्पर्श व्यंजन बताना, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि अंतस्थ व्यंजन किस तरीके से इससे भिन्न है। तो जब प्राण वायु कंठ तथा मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे क ख ग घ आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। तो स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं, हमारे व्यंजन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको जो है व्यंजन की डेफिनेशन बताई हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि बताना कि आप व्यंजन की भी डेफिनेशन बताइए, उसके बाद आप स्पर्श स्वर बताइए। आप सीधे डायरेक्टली स्पर्श स्वर लिख सकते हैं, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क ख ग घ, ठीक है, कचट तप, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे व्यंजन में आते हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इसमें देखेंगे स्पर्श स्वर के बारे में पूछा है, तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा तो जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थल को स्पर्श मात्र करती है। क्या करती है, स्पर्श मात्र करती है, और ये 5 वर्ग के होते हैं, ठीक है। वर्ग आएगा आपका, 5 वर्ग में होते हैं। देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कचट तप बोलते हैं, ठीक है। जो इजीली भाषा में हम इसे पढ़ते हैं कचट तप पढ़ते हैं, ठीक है। तो कचट तप आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। संख्या में पूछी जाए, ये संख्या में 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख से किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, कि जिह्वा क्या होती है, मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो यारा लावा क्या होते हैं, यारा लावा, इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्पर्श व्यंजन हमने देख लिए, और अंतस्थ व्यंजन जो आपके 16 में आए हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रीवियस ईयर पेपर का। तो हिंदी शिक्षण में शब्द दृश्य संबंधों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो हिंदी शिक्षण में शब्द दृश्य संबंधी लाभ, कौन कौन से लाभ है? पहला इसमें है, पाठ को जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है उसे अंश चित्र बैनर के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है, ठीक है। शब्द दृश्य मतलब कि जो चार्ट वगैरह हम दिखाते हैं बच्चों को, या मान लीजिए आप छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं तो छोटा बड़ा का क्या आप चार्ट ले आए, ठीक है। जैसे आ से अनार है तो उस यहाँ पर आपने अनार का चित्र लगा दिया, या जो भी जितने सब हमारे वर्णमाला के शब्द होते हैं उनको हम चार्ट के द्वारा समझा रहे हैं, ठीक है। सेकंड इसमें है, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है, और मॉडल चित्र आदि सभी दृश्य होते हैं। क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, ठीक है। अगला दिया है, दृष्टांत लघु कथा बैनर स्वतः ही रोचक होते हैं
और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्र ही सीखा जाता है। सही, तो थर्ड यहाँ पर हो गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या दिया है। अगला पॉइंट दिया है साहित्य शिक्षण में जब तक अंत कथाओं को स्पष्ट ना किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बनता है और ना ही समझ में आता है। ठीक है, तो जो चित्र वगैरह होते हैं वो हमारे क्या है, समझाने के लिए होते हैं हमें। अगला है सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझने में अपेक्षाकृत समय लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दिया है इसके द्वारा छात्रों की विचार एवं कल्पना दोनों का विकास किया जाता है। ठीक, इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि शब्द दृश्य सामग्री जो है हिंदी शिक्षण में किस तरीके से उपयोगी है। तो यहाँ पर जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है 2016। ठीक है, 2016 सेकेंड। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारी क्लास भी कंप्लीट हुई है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा इस प्रीवियस ईयर में आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, कि कितने मार्क्स तक आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर पाए इस पेपर का। सही है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर से नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ अगली क्लास में हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।